हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है काइनेटिक थ्योरी को लिखने के लिए। ठीक है, छः पॉइंट्स लिखने होंगे आपको, जिसमें से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्चुअली 7 पॉइंट्स दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बट हम कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा बता दें। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ जो गैस है, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ये क्या हमें एक्सप्लेन करता है? ये हमें एक्सप्लेन करता है गैसेस का बिहेवियर, गैसेस की वेलोसिटी कैसी रहती है, गैसेस का मोशन कैसा रहता है, गैसेस का जो वॉल्यूम है, उनके बीच की डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी वो हमें एक्सप्लेन करता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट बिहेवियर ऑफ गैसेस। और ये थ्योरी जो है ना, ये हमें आइडियल गैस के बारे में बताती है, नॉट फॉर रियल गैस। मतलब जो आपके आजू बाजू है वो सब रियल गैस है, मेरे आजू बाजू, आपके आजू बाजू, वो सब रियल गैस है। बट ये थ्योरी किसके लिए वैलिड है? पूरी की पूरी 100% ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है, नॉट फॉर रियल गैस। ठीक है, सो थ्योरी कहती है गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके? गैस के। ठीक है, ऑन एन एवरेज गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ऑन एन एवरेज गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर therefore the actual volume of the gas particle gas particles is negligible as compared to the volume of container. As compared to the volume of the container. इसका मतलब क्या? इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और ये चीज़ आप लोग जानते भी हो कि सॉलिड में बहुत करीब करीब होते हैं, बट गैसेज में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, गैसेज में बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसके वजह से जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है। हाँ, हम लोग लेने के लिए हम लोग ले लेते कि यार जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का भी वॉल्यूम है, बट गैसेस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, गैस पार्टिकल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है। क्योंकि अगर आप लोग इसको प्रेस करोगे, इसमें आगे लिखा है कि वो हाईली कंप्रेसिबल है, मतलब इसको आप लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे तो ये गायब हो जाएगा, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, नेग्लिजिबल होगा एकदम। मतलब ऐसा आके नीचे ऐसा एक लेयर जैसा बैठ जाएगा और कुछ नहीं, नेग्लिजिबल एकदम। जैसे आप लोग क्या करो, छोटा सा एक कोई भी आप लोग बॉटल ले लो या फिर बाउल ले लो, और फिर बाउल में आप लोग क्या करो, प्रेस करो, और ऐसा प्रेस करो कि साइड से वहाँ से गैस बाहर ना निकले। ठीक है, तो जब आप लोग ऐसा प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा प्रेस नहीं होगा वो, क्योंकि वो रियल गैस है। बट आइडियल गैसेस का कैसा है कि वो पूरा का पूरा प्रेस हो जाएगा। वैसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर लो बट साइड साइड से वो गैसेस निकल जाएंगी ही। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, हेंस इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। क्या हमें सेम टू सेम लिखना एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, गैस मॉलिक्यूल रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एंड दैट्स व्हाई द गैस पार्टिकल्स आर हाईली कंप्रेसिबल। अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लॉ है, कोई डेफिनेशन है तो वो सेम टू सेम रहना चाहिए। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, the attractive force between molecules of gas are negligible at ordinary temperature and pressure. ठीक है, the attractive force between gas molecules are negligible
एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप लोग इनको रखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। इसका मतलब मैंने आपको देखो बताया था म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी। तो मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा स्केपिंग टेंडेंसी से तो वो सॉलिड होते हैं, बराबर होते तो वो लिक्विड होते हैं। बट गैसेज में कैसा होता है कि ये अट्रैक्ट नहीं होते, इसीलिए तो इसमें लिखा है गैस मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल है ही नहीं, समझ लो। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। इसीलिए इनको एक छोटे से वॉल्यूम में रखो या इनको पूरे रूम में खोल दो, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, फिर से किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस की, ध्यान रखना। गैस मॉलिक्यूल्स आर कंस्टेंटली इन रैंडम मोशन। ठीक है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन आर रैंडम मोशन। ये मैंने जो आपको पहले भी बताया है कि गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वो सारे डायरेक्शन में जा सकता है। वो जेड में भी जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, सॉरी एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है। एक्स वाई जेड कैसा होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है। ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है। एंड मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बट एक कंडीशन है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बस यही कंडीशन है, सारे डायरेक्शन में जाएगा। पर तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये ऐसा चल रहा है विथ स्पीड u, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग मुझे इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी वो बताओ, थोड़ा ट्राई करो, कोशिश। देखो ये कोई मॉलिक्यूल है तो ये x में भी चल सकता है, y में भी चल सकता है और z में भी चल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको म्यू नेट निकालने बोलूं तो म्यू क्या आएगा, म्यू आएगा म्यू एक्स का स्क्वायर प्लस म्यू वाई का स्क्वायर प्लस म्यू जेड का स्क्वायर। बट यहाँ पे कैसा है कि जो यू एक्स है, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, तो यू वाई की जगह यू एक्स ही रख दो, यू जेड की जगह भी यू एक्स ही रख दो, तो ये आ जाएगा √3 यू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ रूट से कैंसिल हो जाएगा और यू रूट में रह जाएगा, तो √3 यू एक्स डायरेक्शन। एक्स क्या दिखा रहा है हमें, डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब आई कैप। ठीक, तो इसका जो नेट वेलोसिटी होता है वो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। फिलहाल अभी इसको जाने दो, क्योंकि अभी हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको मैं इसको डीप में समझाऊंगा। फिलहाल ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है पर सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। सारे डायरेक्शन मतलब आई कैप भी, जे कैप भी, के कैप भी। तो उसकी वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, √3 यू आई कैप। ठीक है, आई कैप मतलब वो एक्स की तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थ्योरीज को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी कहती है प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। प्रेशर ऑफ गैस होता है किसी एक कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो रैंडम मोशन में वो जब वॉल से टकराएंगे तो वो प्रेशर पर यूनिट एरिया, मतलब वो जो फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया, वही क्या होता है, वही होता है प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द collision of the gas particle। अब collision क्या होता है इसका मतलब तो आपको पता ही चल ही गया होगा, with the wall of the container। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो collision होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, द collision of the gas molecules is perfectly elastic in nature। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसमें हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया था, u1 - u2 = v2 - v1। कौन से लेक्चर में,
लॉज ऑफ मोशन के कोलिजन्स वाली सीरीज में, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी एंड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। सातवीं चीज देखो, सीधा सीधा बोलता है कि द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव विथ different velocities at any instant and have different kinetic energies। सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। अब वेलोसिटीज़ का गेम आया है यहाँ पे, तो हम लोग वेलोसिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कई सारे टाइप्स की वेलोसिटीज़ को देखेंगे, जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आता है। इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो अपनी अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, और हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। बट ये फिक्स है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और मैंने आपको बता भी दिया है कि जो एनर्जी होती है गैस की, काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस की, वो कुछ नहीं होता बल्कि टेम्परेचर ही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन अपना और तेज कर देते हैं। वैसे तो गैसेज रहते ही रैंडम मोशन में, बट जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका रैंडम मोशन और तेज हो जाता है, बहुत ही तेजी से लोग वाइब्रेट करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वो वाइब्रेट इतना तेजी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिली है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और कहाँ से मिली, टेम्परेचर से। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज क्यों लिखा है, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होती है, सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होती है। देखो यहाँ पे एवरेज क्यों लिखा है, बिकॉज सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, तो सबका एवरेज निकाल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है। तो ये थ्योरी ऑफ गैसेस थी, यहाँ पे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में खत्म कर दिया जैसे, और कुछ है ही नहीं। बट नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इतना जानने के बाद आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन जानना होगा, अलग अलग टाइप की वेलोसिटी जाननी होगी, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानना होगा, बहुत कुछ जानना है आपको। बट अगर हम लोग टेक्स्ट बुक में देखें तो बस इतना देके हटा दिया है, ठीक है। चलिए बताता हूँ, चलिए अब जानते हैं हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमसे कहता है कि PV इज इक्वल्स टू 1/3 MNU/RMS का स्क्वायर, MNU/RMS का स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, M होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, वो आप लोग जानते हो। यहाँ पे U होता है आपका N होता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और URMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। हाँ, डिराइव करना है, अभी डिराइव करना सिखाऊंगा मैं गैसियस मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी कैसा था कि अगर आप लोगों को ऐसे में लिख के दे दूं तो मजा नहीं आता है, फिर डिराइव करना पड़ता है ना। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN URMS का स्क्वायर। URMS इज नथिंग बट रूट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे कई सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो अभी थोड़ी देर पहले अच्छा खासा वहाँ पे लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, ये हर एक पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में, बट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन, बात थोड़ी हजम नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं चलेगा गैसियस मॉलिक्यूल, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ऐसा बोलना चाहता है वो, ठीक है। सो कोई भी मॉलिक्यूल हो अपना अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा ही, और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होगा, हर एक वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन होगा। मतलब ये पहला वाला जिस वेलोसिटी से जा रहा है U1 स्क्वायर, दूसरा वाला U2 स्क्वायर, तीसरा वाला U3 स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे UN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसके बारे में मैं और डीप में बताऊंगा अगले लेक्चर में,
ठीक है, अभी के लिए आप लोग बस इतना जान लो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। इसमें हम लोग सारे गैसेस की वेलोसिटी को देखते हैं, सबको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके उनके स्क्वायर का मीन निकाल के रूट में डाल देते हैं, स्क्वायर का मीन निकाल के रूट में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। नाम से भी देखो जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होती है 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होती है 3/2 nRT, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर, ये वेलोसिटी होगी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देख लिए, उतने डेंजर नहीं है। PV = 1/3 mn URMS का स्क्वायर, URMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जहाँ पे हम लोग स्क्वायर का मीन निकालते हैं, उसको रूट में डाल देते हैं, रूट में हम लोग स्क्वायर का मीन निकालते हैं, तो ऐसा होता है उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला मेन नहीं है, बस ये मेन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। nRT की जगह PV लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, जरूरत है नहीं है, क्योंकि nRT है तो क्या दिक्कत है, n भी कांस्टेंट रहेगा, दिया रहेगा, r भी दिया रहेगा, टेम्परेचर भी दिया ही रहेगा, तो मेन फॉर्मूला यही यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए, चलो एक एक का डेरिवेशन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग डेरिवेशन, ठीक है, आखिर हमने डिराइव कैसे किया। सो डेरिवेशन देख लोगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वरना कैसा रहता है मन में कि यार फॉर्मूला लिख दिया सीधा, ठीक है। चलिए, सो डेरिवेशन ऑफ, ऑलरेडी बोल रहा हूँ ये सब बोर्ड का टॉपिक नहीं है, तो जो लोग बोर्ड के लिए आए थे वो लोग जा सकते हैं, वो 10 पॉस्टुलेट्स जो मैंने दिया आपको, 10 नहीं 7-8 पॉस्टुलेट्स दिए, वही लिख लो बस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, जिसका मास m है, छोटा सा मास लेते हैं, छोटा सा मास m, और ये आगे जाके कोलाइड कर रहा है, और ये कोलिजन कैसा होता है, ये कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडीज टकराती हैं तो उनका वेलोसिटी, सॉरी उनका जो मास है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी डिटोरिएशन नहीं होता है, मतलब मास कैसा होता है, एकदम सेम टू सेम रहता है जैसा पहले था। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा कंटेनर के, लेट से हमारे पास यहाँ पे वो वॉल है, कंटेनर के इस वॉल से हमारा ये मॉलिक्यूल टकराएगा जाके, तो टकराने के बाद जाते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी इसका मोमेंटम कितना होगा। अच्छा, मोमेंटम हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें फोर्स से मिलेगा प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेट से इस कंटेनर का लेंथ कितना है L, ठीक है, इसका लेंथ कितना है L, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाके उसको मारेगा, तो जाते समय इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mux, राइट, x की तरफ वेलोसिटी है ना। टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद ये वापस आएगा, टकराने के बाद वापस आएगा ही, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा -mux, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, पहले जाते समय वेलोसिटी ऐसी थी, अब ऐसी है, तो माइनस, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। चेंज इन मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा mux माइनस mux, मतलब ये आ जाएगा 2mux, चेंज इन मोमेंटम हमें मिल गया। टाइम टेकन फॉर कोलिजन, टाइम कितना लगा होगा सोचो एक बार, टाइम होगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले ये L लेंथ गया, कंटेनर को हिट किया, फिर L लेंथ वापस आया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया 2L। वेलोसिटी कितनी थी इसकी, वेलोसिटी थी ux, अब ux आई कैप भी लिख सकते हो, उसमें j भी लगा सकते हो, j नहीं लगा सकते, x मतलब आई कैप की ही तरफ है तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसमें ux आई कैप करके भी आप लोग लिख सकते हो, बट आई डोंट थिंक इतना नीड है आपको, ठीक है। चलिए हमें ये भी मिल गया, तो प्रेशर भी हमें मिल गया, हमें टाइम भी मिल गया, तो फोर्स निकाल देते हैं। फोर्स क्या होगा फिर, फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है 2mux, और टाइम कितना है, टाइम है 2L/ux। अब देखो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो फोर्स आएगा mux का स्क्वायर अपॉन L। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होगी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको चौथे पोस्टुलेट में बताया था, कि मॉड ऑफ μx इक्वल टू होता है √3u, ठीक है, √3u, सॉरी मॉड ऑफ u इक्वल होता है √3 ऑफ x। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करें तो u स्क्वायर आ जाएगा 3ux स्क्वायर, क्योंकि u तो रूट के बाहर रहता है ना, ux का स्क्वायर रूट के बाहर रहता है, तो रूट इधर 3 से हटेगा और इस पर स्क्वायर आएगा, तो ux की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से ux की वैल्यू हो जाएगी u² बाय 3,
तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दो, इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1, थोड़ा घटिया डिराइव कर रहा हूँ मैं, सॉरी डिराइव कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक वे में डिराइव करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/3 mu² अपॉन L। बट ये किसके लिए है? ये है फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम n मॉलिक्यूल के लिए निकालने जाए, क्योंकि गैस के तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये एक मॉलिक्यूल तो हिट करेगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो फॉर n मॉलिक्यूल्स F इज इक्वल्स टू 1/3 mu² अपॉन L फॉर फर्स्ट, प्लस 1/3 mu² अपॉन L प्लस 1/3 mu3² अपॉन L। ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा 1/3 mun² अपॉन L। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पे फालतू फालतू चीज़ें, जैसे ये और ये भी। तो यहाँ से मैं 1/3 m/l कॉमन ले लेता हूँ, तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 m/l, अंदर बचेगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा un का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें n से डिवाइड करता हूँ और इधर n से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, n कैंसिल हो रहा है ना। अब ये देखो बन गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमारा f आ गया 1/3 m/l urms का स्क्वायर अपॉन इंटू n। ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? ये पूरी क्वांटिटी बन गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय n रह गया। तो हमें फोर्स मिल गया। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। कंटेनर का एरिया कितना होगा? कंटेनर का जो वहाँ पे आप लोग देखे रहोगे तो वो स्क्वायर था, तो स्क्वायर का लेंथ अगर l है तो उसका एरिया कितना होगा? l²। तो फोर्स यहाँ पे 1/3 है, m/l है, एरिया कितना है? l²। तो 1/l² इंटू n इंटू urms का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको रफ कर दूं? किसको रफ कर दूं? ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 m/l³ n urms का स्क्वायर। l³ मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? l³ मतलब l³ इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो p इज इक्वल्स टू 1/3 m/v n urms का स्क्वायर। v को वहां भेज दो, तो pv इज इक्वल्स टू 1/3 m n urms का स्क्वायर। वाह 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 वाह, आ गया इक्वेशन। मजा आया? तो और कुछ नहीं था यार, इसी तरीके से इसको डिराइव करना था। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल के लिए लिया, एक मॉलिक्यूल के लिए वैल्यू हमें ये मिली, फिर हमने n मॉलिक्यूल लिया तो हमें वैल्यू ये मिली, उधर से हमने कॉमन लिया तो ये हमें मिला रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय n था। उसके बाद हमने एरिया था l², तो l² से l में मल्टीप्लाई हुआ तो आया l³ इज नथिंग बट वॉल्यूम, वॉल्यूम को वहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। डेरिवेशन समझ में आया? चलो काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये तो रूट में होता था, राइट, तो आपने इसकी जगह डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया? देखो मैंने urms का फॉर्मूला बताया था, urms अंडर रूट u1² प्लस u2² un² अपॉन n। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो urms का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u1² प्लस u2² डॉट 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 un² अपॉन n। तो ये वही है, तो urms का स्क्वायर ऐसे आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा हाफ m u1 का स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो होगा काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स, तो वो होगा हाफ mu1 का स्क्वायर प्लस हाफ mu2 का स्क्वायर प्लस हाफ mu3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mun का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा दो खटाखट। ओके, सो हाफ m1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ n से, मल्टीप्लाई कर देता हूँ n से, और आप लोग जानते हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने n से, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने n से। इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये हो गया हाफ m1
URMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये हो गया हाफ mn URMS का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। अब आप बोलोगे आपने तो कुछ और फॉर्मूला बताया था। यस बताया था, रुको जरा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी का जो हमें फॉर्मूला मिले ना, इसको हम डिवाइड करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू है हाफ mn URMS का स्क्वायर, डिवाइड कर दिया मैंने, किससे किया मैंने, काइनेटिक गैस इक्वेशन से, विच इज़ 1/3 mn URMS का स्क्वायर। तो ये पूरा तो कैंसिल हो गया, अब 3 ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन PV आ जाएगा 3/2। सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3/2 PV। दैट्स इट। समझ में आया कैसे लाया था हमने ये फॉर्मूला। तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन हो गया। काइनेटिक एनर्जी का 2 एक्सप्रेशन है, याद आपको सारे रखने हैं, कोई नहीं रखना है, क्वेश्चन नहीं आता इस पे, ठीक है। मतलब याद तो रखना ही अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल लाना है, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बट अगर नहीं भी याद रखते हो तो भी कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं है। अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को ही अगर हम थोड़ा सा आगे डिराइव करें तो मैं बताता हूँ, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। सो हमें मिली काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर, और हमें मिला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज 3/2 PV, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी मिला है 3/2 PV। अगर हम बात करें फॉर n मॉलिक्यूल, n मोल्स की अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी nRT, 3/2 nRT, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। बट अगर हम लोग बात करें कि 1 मोल फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो ये n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो K ही आ जाएगा 3/2 RT, राइट। ये किसके लिए हमने बात की, हमने बात की 1 मोल की। एक मॉलिक्यूल की बात करें तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू R/NA इंटू T, राइट। अब यहाँ पे देख लो कुछ कंडीशंस भी है, जैसे ठीक है, यहाँ पे देख लो R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आप लोग 2 वैल्यूज जानते हो, 0.0821 और एक 8.314। तो यहाँ पे कौन सा यूज करना है, यहाँ पे फिक्स है कि आपको 8.314 को ही यूज करना है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। हमेशा आपको इसी को यूज करना है। T होता है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, और काइनेटिक एनर्जी तो जानते ही हो। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हमेशा आपको 8.314 वाली ही वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो 3/2 RT मिला आपको, उसके बाद आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया। फिर ये जो R/NA होता है ना, ध्यान से, ये जो R/NA होता है ये होता है K, कांस्टेंट ही तो होगा। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो दोनों तो कांस्टेंट है। तो K है क्या, K भी कोई कांस्टेंट होगा, यस, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1.38 इंटू 10⁻23, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो ये होता है जूल पर केल्विन, ठीक है। याद रखोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कई बार आप लोगों से पब्लिक पूछ लेती है कि यार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, सीधा सीधा बोल दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये था हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर। जो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले दिखे, एक पहला वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि आपने ये याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। 1 मोल बोल दिया तो आपको ये याद आ जाएगा, फिर आगे चल के याद आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों याद कर लिया तो आपको सारे के सारे याद हो ही जाएंगे, पर याद सारे करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ के पढ़ो, कैसे भी याद करो, बट याद रखना है। जैसे मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप बोलोगे 3/2 PV, मैं बोलूँ 1 मोल के लिए तो बोलोगे 3/2 RT, फिर मैं बोलूँ 1 मॉलिक्यूल के लिए तो बोलोगे 3/2 KT, मैं बोलूँ क्या होता है तो बोलोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। बट ये सारे इक्वेशंस वैलिड हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। मोनो एटॉमिक गैसेस मतलब जैसे ऑक्सीजन होता है वो O2 फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 और नाइट्रोजन N2। बट ये सारी इक्वेशंस किसके लिए वैलिड है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इन सब के लिए,
वो रिएक्ट नहीं करते ना, वो अपना फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो हीलियम, नियन, आर्गन, इन सब पे ही ये वैलिड है ये सब इक्वेशन, ठीक है। ऑल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज। नोट करके लिख लो, नोट करके। O2 O2 दे दिया तो ये सब फॉर्मूला मत यूज करना, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों को अब डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। बहुत पकाऊ लेक्चर था। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, दिमाग ठीक हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, 5-6 क्वेश्चन करेंगे बस। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 ग्राम O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपको यहाँ पे इक्वेशन याद आनी चाहिए कि भाई 3/2 RT है, 3/2 PV है, 3/2 nRT है और एक 3/2 KT है। तो यहाँ पे KT वाला यूज कर लें क्या? नहीं, आपको यहाँ पे इसका मास दिया हुआ है, तो मास दिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला आपको यूज करना चाहिए, मतलब ये वाला। और वैसे भी 3/2 KT तब लगता है जब 1 मोल होता है। तो चेक कर लो नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो मास अपॉन मोलर मास, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 विच इज नथिंग बट 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वाला लगाना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 nRT। तो 3/2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 0.5 मतलब 1/2। आर की वैल्यू मैंने बोल दिया फिक्स है 8.314 ही रखना है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो ये देखो 2 150 जा 275 जा 75 3 जा होता है 225। अब 225 को 8.314 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। टेंशन मतलब मैं ही कर देता हूँ। 5 4 जा 25, 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, 1 जा 2, 3 जा 6, 8 जा 16, 8 2 6 6 1 गजब। 0 5 6 2 8 8 16 10 ओके 17 ओके 18। सो 1 8 7 0 6 5 0, ठीक है। तो 1870 इसकी काइनेटिक एनर्जी है, 1870 जूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 एट 227 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एक मॉलिक्यूल CH4 गैस की, मीथेन गैस की 227 डिग्री सेल्सियस पे। सो काइनेटिक एनर्जी के फिर से वही सारे फॉर्मूले आने चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल दिया है तो आपको सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, दैट इज 3/2 KT। K की वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23। T क्या है यहाँ पे 227, केल्विन में करोगे तो 500, ठीक है। अब इससे इसको काट दो। सो 225 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी 675 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23। अब सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 9 ग्राम H2O एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ट्राई करिए, देखिए होता है क्या। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग जान गए हो, 2/3 इंटू nRT, ठीक है। 2/3 इंटू nRT, सॉरी 3/2 सो 3/2 n की वैल्यू क्या होगी 9/18 मतलब 1/2। r कितना होता है 8.314 और t की वैल्यू 300, ठीक है। 2 दूनी 4, ये भी 75 जा, तो 225 इंटू 8.314 फिर से पिछले जैसा आंसर आ गया था जैसे थोड़ी देर पहले आया था, वही आया ना। गलत है, बहुत कम लोग ये गलती किए होंगे, बट किए होंगे जरूर, बहुत लोग किए होंगे, बट सोचा होगा उन्होंने एक बार, अरे भाई H2O लिक्विड है भाई, वाटर है, वाटर पे ये फॉर्मूला लगा रहे हो तुम, कुछ भी कर रहे हो मतलब, हाँ। वाह गजब, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां मैं करवा देता हूँ बुक खराब करने के लिए, माफ करना। चलो अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। 16 ग्राम ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस, चलो ये निकाल दो। तो ये सही है, हाँ ये क्वेश्चन सही है। तो K इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 nRT। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन गिवन अपॉन मोलर मास, उसका मोलर मास 16, इसका मास 16 16 1 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है। R कितना है भाई, R 8.314 है और T कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, ठीक है। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 450, कैसे ये आएगा 150, 153 से मल्टीप्लाई होगा तो 450 इंटू 8.314 कर लेना, सो यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यही फालतू क्वेश्चंस थे और कुछ इसमें डेंजर पूछा नहीं जा सकता आपसे,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड्स जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की हो सकती है, उसके हिसाब से मतलब कुछ होती है प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सबके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे और साथ ही में हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।